गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम डिजिटल क्लास 8 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम साइंस पढ़ रहे हैं ना। साइंस में हमारा कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय चालू हो गया था, है ना। 8वें अध्याय का क्या नाम था? कोशिका। तो कोशिका में इसके पहले हमने कोशिका झिल्ली देखी, कोशिका भित्ति देखी और कोशिका द्रव देखा, है ना। अब हम क्या देखते हैं? केंद्रक। केंद्रक जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। केंद्रक बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो केंद्रक क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो केंद्रक किसी जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक या नाभिक क्या है? किसी भी जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। सभी जीवित कोशिका में नाभिक होता है। सभी जितनी भी जीवित कोशिका रहती हैं उसमें केंद्रक और नाभिक, मतलब केंद्रक या जिसको नाभिक कहते हैं, वो पाया जाता है। तो अब विभिन्न अवयवों के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। कौन कौन सी? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, है ना। तो नाभिक किसी जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? नाभिक होता है। ये कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है ये केंद्रक? गोल होता है और तथा कोशिका के बीच में पाया जाता है। गोल होता है और कैसा होता है? कोशिका के बीच में पाया जाता है ना। तो आप लोगों ने, मैंने कल इसका डायग्राम भी बताया था आपको कि कैसे ये रहता है, गोल रहता है और कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये देखिए आप, जैसे ये है ना। तो ये क्या है? बीच में, कोशिका के बीच में पाया जाता है ना। और कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है और कोशिका के बीच में ये पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो रहता है जी, मतलब पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी ये पाया जाता है ना। तो अब क्या है? जो नाभिक है, ये केंद्रक क्या होता है कि स्वयं एक झिल्ली होती है। केंद्रक की भी क्या होती है? केंद्रक जैसे कोशिका है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है तो हम उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो उसी प्रकार ये केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है। नाभिक स्वयं एक झिल्ली होती है ना। केंद्रक जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हम? केंद्रक झिल्ली रहते हैं। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है केंद्रक के बाहर रहती है और केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है ना। जो ये नाभिक है, केंद्रक है, कोशिका द्रव जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं ना। तो ये केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली या केंद्र का आवरण कहते हैं। केंद्रक का हम जो बाहर का आवरण हम कहते हैं ना, केंद्रक उसके आवरण से ढका हुआ है। तो केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र का आवरण कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के समान ये झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली के समान ही होती है और इस नाभिक को हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इस केंद्रक के बीच में भी, जैसे कोशिका के बीच में केंद्रक रहता है ना, उसी प्रकार इस केंद्रक के बीच में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। केंद्रक के बीच में भी एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रीय या न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। केंद्रक के बीच में भी एक छोटी सी रचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ये देखिए, इस केंद्रक के बीच में भी एक छोटी सी रचना दिखाई देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रिका कहते हैं। अब इस झिल्ली में भी, जिस प्रकार कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, तो केंद्रक झिल्ली में भी क्या होते हैं? ये झिल्ली भी सरंध्र होती है। इसमें भी छोटे छोटे से बहुत छेद होते हैं, है ना, जो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आवागमन करती है। जो सरंध्र छेद रहते हैं ये झिल्ली, इस झिल्ली के द्वारा क्या कार्य होता है? ये कोशिका द्रव तथा केंद्रक के बीच के पदार्थों का आवागमन करती है। उनके बीच के क्या करती है? आवन पदार्थों का आवागमन करती है। अब इसे हम क्या करते हैं? बताया मैंने ना कि सूक्ष्मदर्शी देखने पर हमें क्या दिखाई देता है? केंद्रक के बीच में एक छोटी रचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त, केंद्रिका के अतिरिक्त क्या होता है? केंद्रक में इस छोटे से मतलब संरचना जो दिखाई देती है उसके अतिरिक्त केंद्रक में
छोटी छोटी धागे के समान संरचना दिखाई देती हैं। छोटी छोटी क्या होता है, धागे के समान संरचना भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है, जिसे हम गुणसूत्र भी कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं, है ना। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो ये क्या है, ये जीन के धारक है ना, तथा अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स है ना, वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है कि अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स है कब दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि ये अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, जैसे ये जो जीन है ना, वो सजीव की क्या है, अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक मतलब जैसे हम बोलते हैं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का होना ना, ये अनुवांशिक कहलाता है। तो ये जनक क्या है, संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जैसे आप हो, तो आप हो या कोई भी हो, तो उनमें क्या होता, अपने माता पिता के कुछ लक्षण आ जाते हैं। अपने माता पिता के कुछ लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो आपके यदि पिता की आँख भूरी है तो हो सकता है आपकी आँख भी भूरी हो, और यदि आपके माता जी के बाल घुंघराले हैं तो आपके बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। मतलब जो भी उनके बच्चे होंगे, उनके कुछ लक्षण उसमें माता पिता के आ जाते हैं। तो ये जनक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें अनुवांशिक मतलब अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा हो, लेकिन संभव है कि ये ऐसा हो सकता है। तो जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। अब क्या है, वंशानुगत तथा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलाप का नियंत्रण भी करता है। क्या काम है इनका, वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। अब आपने ये देख लिया, ठीक। उसके बाद जो सजीव कोशिका है ना, जो सजीव कोशिका के संगठन हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो उसके अंदर द्रव रहता है वो सजीव कोशिका में, उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रिका द्रव। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जीव द्रव कोशिका का जो ये प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अब क्या है, ये देख लिया आपने, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। 2 प्रकार की कोशिका हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक का पदार्थ केंद्रक कोशिका झिल्ली के बिना होता है, वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल इत्यादि, ठीक है ना। जो मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है ना, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। और इस प्रकार की कोशिका वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, है ना। इसके उदाहरण क्या है, नीले हरे शैवाल उदाहरण है इसके। अब दूसरा क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका। ये कोशिका क्या है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी, है ना, दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण, जो केंद्रक आवरण रहता है वो बिना सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। कैसा
पाया जाता है। जैसे प्याज की दिल्ली और गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुगठित केंद्रक पाया जाता है, तो वो ये क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। और ऐसी कोशिका वालों जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके उदाहरण क्या हैं, पौधे एवं जंतु, पौधे एवं जंतु। अब क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपने पढ़ा होगा पत्ती की कोशिका में रंगीन संरचनाएं होती हैं। पत्ती की कोशिका में क्या होता है, रंगीन संरचना होती हैं, जिन्हें हम क्या, हरित लवण या प्लास्टिड कहते हैं। पत्ती की कोशिका में रंगीन संरचना जिन्हें हम प्लास्टिक या हरित लवण कहते हैं, है ना। तो ये किस में पाए जाते हैं, जो ये क्लोरोप्लास्ट रहता है केवल किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, खाली पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो हरे प्लास्टिक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट में जैसे आपने यहाँ देखा डायग्राम में देखिए, है ना, ये पादप कोशिका में, अब ये देखो ये हरे हरे जो दिखाई दे रहा है ग्रीन, तो ये क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, हरित लवण, है ना, या क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। अब यहाँ हमको देखना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना, दोनों में तुलना करनी है ना। तो मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या है, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति क्या है, पादप कोशिका में तो उपस्थित रहती है, इसमें अनुपस्थित बताया था ना। जंतु कोशिका में क्या रहता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़ और आर्मर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। केंद्रक पादप कोशिका में भी उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में उपस्थित, केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली जो है वो इसमें उपस्थित रहती है और इसमें पादप कोशिका में अनुपस्थित रहती। कोशिका द्रव, दोनों में कोशिका द्रव पाए जाते हैं, पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड, हरित लवण, मैंने बताया ना, जो पादप कोशिका ग्रीन मतलब रहता है, प्रकाश संश्लेषण के काम भी आता है, तो किस में पाया जाता है, वो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। रिक्तताएं, जो बड़ी एक रिक्तताएं चित्र में बताई ना, तो ये क्या होता है, पादप कोशिका में तो रहती हैं, है ना, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में रहती है। लेकिन जंतु कोशिका में ये देखो आप, पादप कोशिका की रिक्तता है बहुत कम होती है, और जंतु कोशिका में देखिए ये रिक्तता वो एक से ज़्यादा रहती है। तो रिक्तताएं बड़ी तथा संख्या में पादप कोशिका में रहती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी और संख्या में अधिक होती है। तो बच्चों, यह लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये लेसन आज हमारा समाप्त हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज हम आगे करेंगे।